जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे 20 के दांत कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग कल इसका समरी किए थे, मतलब कि फुल स्टोरी वीडियो किए थे। और देखिए ये अभी जो करेंगे वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और इसके बाद इसी वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है, आपको मालूम ही है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए दोस्तों हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, 20 के दांत किसके अनुसार सेन साहब के सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो आपका ऑप्शन है बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या फिर गिरधर लाल के अनुसार। तो दोस्तों जो उनका बेटा था खोखा के अनुसार भी क्या था, उनका चेंज हो गया था सिद्धांत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? देखिए दोस्तों इस कहानी में हम बताए थे कि ऐसे ही लड़के चोर डाकू आगे चल के बनते हैं, तो यह कौन कहा था? देखिए सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर लाल, सेन साहब या फिर सोफर। ये दोस्तों कौन सेन साहब जी बोले थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब उनके क्या बोलते हैं मदन, जब उनका कार को छुआ था तो खरोच आ गया था कुछ, तब उस टाइम क्या बोले थे सेन साहब की आज के बाद से यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। और ऐसे ही बोले थे कि आगे चल के ऐसे ही लड़के चोर डाकू और गुंडा बनते हैं। ऑप्शन प्रश्न संख्या 3 है, 20 के दांत के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, यतीश मिश्रा या फिर अशोक वाजपेयी, मैक्स मुलर। तो 20 के दांत के लेखक हो जाएंगे आपका नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग में मानसिकता उजागर करती है? निम्न मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग या फिर मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी मध्य वर्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है, 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक या फिर ए और बी दोनों। तो देखिए दोस्तों ये सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है, 20 के दांत कहानी में किस वर्ग के अनेक अंत विरोधी को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी जो है किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है दोस्तों? तो हम आपको अभी बताए हैं मध्य वर्ग के। कौन से वर्ग के? मध्य वर्ग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कौन से भाषाभाषी थे? भाषाभाषी कौन से थे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए है संस्कृत, मगही, हिंदी या फिर पटना। तो उनका जो भाषाभाषी थे वो क्या पटना था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, कलकत्ता, पटना या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों जब उनका भाषा पटना का है तो उनका जन्म भी वहीं पे हुआ होगा, पटना में ही। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1918 ईस्वी में, 1818 में, 1819 में या फिर 1916 में। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 1916 में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा या फिर बिंदु शर्मा, सुलोचना शर्मा। देखिए दोस्तों इनके माता जी का नाम पूछ रहा है, तो माता जी का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 11 है, लेखक ने एमए किस विद्यालय से किया है? लेखक ने एमए किस विद्यालय से किया है? रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। तो उनका जन्म ही पटना में हुआ था, तो उन्होंने जब पास में वही पड़ेगा तो पटना विश्वविद्यालय से ही करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 12, नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु
मृत्यु पूछा है इसमें, तो आपका ऑप्शन है 1960 में, 1958 में, 1961 में या फिर 1959 में। तो देखिए दोस्तों 1900 कितना में 61 में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है। 1916 में इनकी दोस्तों 1916 में इनका जन्म हुआ था और 1961 में इनका मृत्यु हो गई। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, नलिन विलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? तो आपका ऑप्शन ए है पुरातन, आधुनिक शैली, काव्य शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वो क्या जो आधुनिक शैली था ऑप्शन बी, उसके क्या थे वो आलोचक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम किनकी कविताओं से शुरू हुआ? रामधारी सिंह दिनकर, वीर कुंवर नारायण, अज्ञेय जी या फिर नलिन विलोचन शर्मा। तो हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन? नलिन विलोचन शर्मा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? राम उदार शर्मा, राम स्नेह शर्मा, रामानुज शर्मा या फिर रामावतार शर्मा। तो उनके पिता का नाम पूछ रहा है, तो उनके पिता का नाम देखिए दोस्तों, उनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? रामावतार शर्मा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द। देखिए दोस्तों ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमबीबीआई क्वेश्चन है, एमबीबीआई क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। 15 जो भी क्वेश्चन है ये आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आप 15 में कितने कुल क्वेश्चन को सही किए हैं, हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप हमारा पीडीएफ नोट्स नहीं लिए होंगे तो पीडीएफ नोट्स देखिए दोस्तों, आज पीडीएफ नोट्स का दाम बोले थे ना हम, बढ़ जाएगा। आज पीडीएफ नोट्स का दाम कितना? 49 रुपया हो गया है, 49 रुपये। तो अगर आप अभी तक पीडीएफ नहीं लिए होंगे तो पीडीएफ ले लीजिएगा। नंबर बता देना, नंबर लिंक डिस्क्रिप्शन, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी 85 398 71 728। ये दोस्तों हमारा नंबर है। आप इसे व्हाट्सअप या कॉल, व्हाट्सअप या फिर एसएमएस कुछ भी कर सकते हैं, मैसेज। आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा मात्र 49 रुपये में, 49 में, ठीक है ना दोस्तों। मात्र 49 रुपये में इसको प्रोवाइड किया जाएगा आपको। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 20 के दांत कहानी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों। 20 के दांत कहानी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कितने? कुल 8 प्रश्न है। देखिए दोस्तों इसमें कुल 8 प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत, इसमें से देखिए 2 क्वेश्चन तो एकदम है कि आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड में BOARD बोर्ड एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। आइए तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना दोस्तों। 20 के दांत कहानी जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। आइए तो प्रश्न संख्या 1, 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर है, मैंने पूर्ण उत्तर देना है। तो 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी और अहंकार को नहीं सहन करता। मतलब जो गुस्से को, मदन 20 की कहानी का ऐसा पात्र है जो अहंकार को, मतलब कि गुस्सा को सहन नहीं करता। उसमें गुस्सा आ जाए तो उसको सहन नहीं कर सकता, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है। वो क्या होता है? जाग जाता है। और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंख भी खोल देता है। जो खोखा था ना, सेन साहब का बेटा, जो दिया है ना, उसको क्या करता है? ठोकर देकर और अपने पिता के वर्षों की आंखें को क्या खोल देता है। वर्षों की आंखें, जो उसके पिता क्या हो गए थे, मतलब सेन साहब से डर रहे थे ये सब, तो उनकी आंखें भी खोल देता है। मदन ऐसा लड़का था। प्रश्न संख्या 2 है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? हम बताए थे ना खोखा किन मामलों में अपवाद था। देखिए सेन साहब एक अमीर आदमी थे, सही बात है, वो राजा थे, मतलब सेन साहब हैं, अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। खोखा उनके बुढ़ापे का क्या आंखों का तारा था? खोखा आंखों का तारा। इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। मिसेज मतलब जो उनकी वाइफ थी, वो काफ़ी उनको छूट दे दी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसा अपवाद था, इसलिए यह भी स्वाभाविक है कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। वह जीवन के नियम का भी अपवाद था और साथ ही घर के नियम का भी क्या था? अपवाद था। देखिए दोस्तों इसके लिए अलग ही कानून बनाया गया था। जो 5 इनकी कितना पुत्रियां थी? 5। उनके लिए एक जैसा नियम था। 5 जो पुत्रियां थी, पुत्री
पुत्रियां, उनके लिए एक नियम था, ठीक है ना, और इसके लिए अलग नियम बनाया गया था, इसलिए यह अपवाद था मामले में। 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। देखिए 20 के दांत कैसी कहानी है, महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। एक है महल में, एक झोपड़ी में रहता है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। देखिए मदन जब खोखा को पीट रहा है तो उसके कितने दांत टूट जाते हैं, 2 दांत टूट जाते हैं। वे अमीर प्रदर्शन प्रतिक्रिया प्रियता और गरीबी पर उनका अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। वो क्या अमीरी पर क्या करता है, एक चेतावनी देता है गरीब को, गरीब को क्या करता है, चेतावनी देता है। देखिए दोस्तों, चेतावनी। जो सख्त विद्रोह है, यही इसी कारण इस कहानी का लक्ष्य यह है कि अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस सृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। मतलब अच्छा है शीर्षक जो टाइटल है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन जिस उत्साह ओज और आग का परिचय दिया, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के गर्भहत्या की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा। देखिए दोस्तों, जो गिरधर लाल का लड़का था, क्या नाम था उसका, मदन। मदन जब खोखा के 2 दांत तोड़ता है, तब जाके लोगों में जागरूकता उत्पन्न होती है कि हाँ, हमें डर के नहीं रहना चाहिए। यही बात बताया गया है 20 के दांत शीर्षक सार्थकता के बारे में। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कासू का चरित्र चित्र करें। देखिए दोस्तों, कासू कौन है, कासू खोखा का ही नाम है। खोखा जो था ना, सेन साहब का लड़का, उसी का नाम क्या है, कासू भी नाम है। 2 नाम था, कासू और एक खोखा। आइए, कासू समृद्ध पिता का खोखा लड़का, शोक लड़का है, शोक मतलब अच्छा लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसे स्वभाव में एक प्रकार का दुर्ग्रह व्याप्त हो गया। देखिए दोस्तों, वो प्यार पाकर, अपने माता पिता का प्यार पाकर वो क्या हो गया, बहुत ही बदमाश हो गया। वही जिद्दी स्वभाव का है, वो जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार वृत्ति भी है। देखिए दोस्तों, उसके मन में, हम बताए थे ना, वो प्यार पाकर क्या करता है, वो उसके मन में जो आता है वही करता है, और वो अहंकार वृत्ति है, अहंकार गुस्से वाला है। किसी भी लड़के, वो समझता था कि मेरे पिता मतलब राजा के जैसे है, तो मैं कुछ भी कर दूंगा, किसी को भी मार दूंगा, किसी को भी पीट दूंगा। पर ऐसा मदन नहीं होने दिया। मदन भी कम नहीं था, मदन भी उसका क्या 2 दांत तोड़ दिया था। दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि मदन ने कासू का कुल कितने दांत तोड़े, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 दांत तोड़े हैं। या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा रहता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ 5 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दें। देखिए दोस्तों, आपके हिसाब से, मतलब पूछ रहा आपके हिसाब से, इस 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, नायक जो मतलब मेन पात्र है, मुख्य पात्र जिसको मेन कैरेक्टर बोलते हैं, मतलब नायक, ठीक है ना, नायक कौन है, उसे तर्कपूर्ण उत्तर दें। मतलब कि तर्कपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरे भाषा में पूरे पूरे उत्तर देना है। इसका देखिए उत्तर है, हमारी हमारी दृष्टि में 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। कौन है दोस्तों, मदन। देखिए इधर हमारे हिसाब से क्या है, 20 के दांत कहानी का नायक कौन हो जाएगा, मदन। तो हमारे सबके हिसाब से मदन ही होगा। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है, और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। देखिए हर जगह उसका ही नाम है, हर जगह उसका ही बात हो रहा है। इस सृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन है, मदन ही है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें मदन का ही चरित्रण है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है, हर जगह इसी के बारे में बात किया गया है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालन है। खोखे का दांत कौन उखाड़ता है, यही 2 को दांत क्या कर देता है, मदन मार के तोड़ देता है। तो इसलिए ये क्या नायक भी है, वही संचालक है। अतः निर्विवाद रूप से मदन कहानी का नायक है। क्या है, मदन ही कहानी का नायक है दोस्तों। इसमें सिर्फ पूछा है कि आपके मतलब नायक कौन है, तो बताना है नायक कौन है, तो नाम भी बता देना, और वो क्यों है कुछ थोड़ा सा बता दो। जैसे कि मदन इस कहानी का क्या है, नायक है, क्योंकि वो हर जगह मदन का ही बात हुआ है इस कहानी में। और मदन अच्छा एक लड़का था, और साथ ही मदन बुरे लड़के, जैसे कि खोखा, खोखा जब बुरा लड़का था उसका भी 2 को दांत तोड़ दिया था, ईमानदारी का काम किया था, अच्छा किया था, तो इसलिए वो मदन क्या हो जाएगा, इस कहानी का
नायक हो जाएगा, प्रमुख पात्र हो जाएगा। मुख्य पात्र मतलब सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे हैं। लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है सेन साहब अमीर आदमी थे। सेन साहब अमीर व्यक्ति थे या फिर आदमी थे, ठीक है ना दोस्तों, अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां एवं 1 लड़का था। उनकी कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां और 1 लड़का था, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां थी, तो 5 बताइएगा। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग एवं अलग शिक्षा। उस घर में जो उनकी 5 लड़कियां थी, पांचों के लिए क्या अलग शिक्षा थी, और जो उनका 1 लड़कवा था उसके लिए भी क्या एगो अलग शिक्षा दी गई थी। कासू जो खोखा या कासू है, वो अपवाद था इन नियमों का। मतलब सेन साहब के जो नियम था उनका पालन वो नहीं करता था। वो कहते कुछ और थे, वो करता कुछ और था। आप कहानी पढ़े ही होंगे कि वो क्या कर दिया था, चक्का का हवा खोल दिया था। ये चक्का है, इसका हवा करके ऐसे कुछ से घोंप के खोल दिया था। ये चक्का क्या हो गया, पतला हो गया, छोटा हो गया। तो बाद में जब उसके रिश्तेदार हंस रहे थे, देख रहे थे, तो उसके पिता जो सेन साहब थे, वो उसका क्या कर किए, एथी करने लगे, क्या बोलते हैं कि बड़ाई कर रहे थे कि देखिए मेरा बेटा क्या करेगा, अब आगे बन के इंजीनियर बनेगा, चक्का खोल दे रहा है। अब फिर क्या किया था, हेडलाइट जो आगे का शीशा होता है, शीशा आगे का शीशा होता था, इसको फोड़ के एथी कर दे, फोड़ दिया था। उसके पिता कह रहे थे इसके अंदर जो ये है, उसको देख रहा था कि उसमें क्या है। मतलब बात बना रहे थे, अपने बेटा का बड़ाई कर रहे थे, और वो गलत बात था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 हो गया। 7 को देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के कारण कहानीकार क्या बताना चाहते थे? देखिए इसका उत्तर, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अपने पर किए गए अत्याचार जो होता है वो पाप करना पाप नहीं है। अपने पर अत्याचार जो होता है वो करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली कार को केवल छूने से तथा कथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। मदन सोफर के द्वारा क्या घसीटा जाता था, जो उसका नौकर था। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। ये गरीब बालक पर क्या अत्याचार, मानिए थोड़ा सा छू दिया तो उसको आप जान से थोड़ी ना मार देंगे। मानिए थोड़ा सा उसको बोल दीजिए कि हाँ आपसे बाबू मत छुओ, ये गलत बात है, मान हाँ, उससे क्या गाड़ी को नुकसान हो जाएगा। पर छूने से अब माने कोई बच्चा है, अब उसको भी ना समझ है कि उसको भी देखेगा कि हाँ 4 चक्का है, तो वो थोड़ा बैठने के लिए लालच हो जाएगा। तो उससे अत्याचार नहीं है, पर अत्याचार वो कर रहे थे, पर वैसा नहीं करना चाहिए। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। जैसे कि मदन पे वो क्या अत्याचारी विजय, वो सोच रहे थे कि हम अत्याचार करके उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मतलब वो तो गरीब लड़का है, उसको मार उड़ के हम क्या विजय हासिल कर लेंगे। मानिए दोस्तों एक बड़ा आदमी अब छोटे बच्चे को मार उड़ के जानबूझ से पीट उठ के जीत गया, तो विजय प्राप्त थोड़ी ना कर रहा है, वो बेवकूफ़ी का काम कर रहा है, मतलब गधा है। वो सोच रहा है कि हम ही सेन साहब है, मालिक है। तो मदन भी कम नहीं था, मदन भी उसको सबक सिखाया। आगे देखते प्रश्न संख्या 8 है। आरंभ में कहानीकार को स्वर को व्यंग्यपूर्ण है ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। देखिए दोस्तों इसका उत्तर है 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुति व्यंग्य शैली में है, व्यंग्यात्मक शैली में है। क्या है? व्यंग्यात्मक शैली में है। देखिए दोस्तों इनकी मोटर कार जो थी वो 7,500 की थी, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा कितनी की थी, पूछा जाता है कि सेन साहब की जो मोटर कार थी वो कितने हजार की थी, तो 7,500 की, ठीक है। और उनकी मोटर कार जो किस कलर की थी, तो काली कलर की, ठीक है ना। बताइएगा, ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके लड़कियों के गुण की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना। उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा और सेन साहब द्वारा खोखा को क्या एक इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे। उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग ही है। व्यंग मतलब वो घातक है, वो गलत ही है। तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर वो वैसा नहीं था, वो बदमाश लड़का था।
दोस्तों ये 8 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। इसमें से दोस्तों आपको 2 एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना दोस्तों। 4-5 नंबर ये हो गया और आपका 2-4 ऑब्जेक्टिव, मानिए तो 6-7 नंबर का आपका हम क्लास करा दिए दोस्तों। मानिए 3 भी आता है, ठीक है ना, 3 ऑब्जेक्टिव आ गया और 2 गो सब्जेक्टिव, तो मानिए 3 गो ऑब्जेक्टिव और 2 दूनी 4 नंबर का सब्जेक्टिव, तो कितना नंबर, 7 नंबर का मानिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हम दोस्तों। 7 नंबर मानिए आपका पक्का हो गया, 6-7 नंबर एक वीडियो से आपका 6-7 नंबर पक्का हो गया दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम आपको आपके लिए 10th का हर एक क्लास हर एक सब्जेक्ट का वीडियो कर लाएंगे। अभी हिंदी का क्लास चल रहा है, आगे हिंदी इंग्लिश ऐसे करके साइंस सोशल साइंस मैथ फिजिक्स सब चलेगा दोस्तों, ठीक है ना। आपका ड्रीम जो होना चाहिए 450 प्लस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 450 नंबर हम लोग लाएंगे, जरूर लाएंगे। 2026 जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें हम 450 नंबर लाएंगे दोस्तों, और हम साबित करेंगे। और अभी हम लोग देखिए दोस्तों 6 मंथ के अंदर कवर करने वाला है, 6 महीना, जो 6 महीना होगा उसके अंदर क्या होगा, कवर करने वाले हैं हम लोग सिर्फ मात्र 6 मंथ, 6 महीना में क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे पूरा अच्छा से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।